हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हिंदी में हम द्विपद प्रमेय भी कहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के डेवलपमेंट के पीछे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उनका काफी योगदान रहा। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, द्विपद प्रमेय क्या होता है, वो जानने से पहले पहले हम जानते हैं कि द्विपद क्या होता है ना। द्विपद व्यंजक क्या होता है, यानी कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो द्विपद नाम से ही इसमें दिख रहा है कि द्विपद यानी कि दो पद हैं इसमें, है ना। तो कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो भिन्न पद हो, दो डिफरेंट पद हो और वे प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद व्यंजक कहते हैं। जैसे जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो इसमें क्या नाम है, एक्स और एक्स वाई जो लिखा हुआ है ये द्विपद व्यंजक है या नहीं। इसमें देखो क्या है कि इसमें दो चर पद है ना, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, लेकिन ये प्लस या माइनस से नहीं जुड़े हुए हैं। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, तो ये एक पदी व्यंजक हुआ, है ना। ये क्या हुआ, एक पदी व्यंजक हुआ। तो ये द्विपदी व्यंजक नहीं है। अब तो क्या ये द्विपदी व्यंजक है, ए बाई बी। तो इसमें भी आप देखो कि दो चर पद हैं, ए और बी, दो अलग अलग चर पद हैं, लेकिन ये प्लस या माइनस से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसको हम दो पद नहीं बोल सकते, दो चर हैं, दो चर हैं जो कि मिलके एक पद बनाते हैं। ठीक, तो ये भी आपका द्विपद व्यंजक नहीं है। ठीक, ये बताओ। तीसरा है आपका ए प्लस बी। इसमें देखो, इसमें भी दो चर पद हैं, तो इसमें दो चर पद हैं और दोनों क्या है, प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक क्या है, द्विपद व्यंजक है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। वैसे ही अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो इसमें देखो एक x है और एक 3y है। ठीक, एक पद जो है x है, एक 3y है और ये माइनस से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक क्या हो गया, द्विपद व्यंजक हो गया। ठीक है, ये टर्म बताओ, ये द्विपद व्यंजक होगा कि नहीं, एक्स क्यू वाई प्लस 1 बाई जेड। तो ये देखो, ये एक पदी व्यंजक है और ये भी पूरा एक पदी व्यंजक है, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, एक द्विपद व्यंजक बनाता है ये भी। ठीक है, एक नया एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये क्या है, द्विपद व्यंजक है या नहीं। एक्स प्लस 2 अपॉन वाई, इसको आपको बताना है कि ये जो है द्विपद व्यंजक है या नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो द्विपद व्यंजक आपको समझ में आ गया। तो द्विपद व्यंजक आपको समझ में आ गया कि कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो डिफरेंट डिफरेंट पद हों और वे प्लस या माइनस के चिन्ह से जुड़े हों, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक, आपने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना, इसका यूज आएगा आगे। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आप मुझे बताओ 102 है, 102 की पावर 2 है, इसको इस फार्मूला का यूज करके मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता देंगे हम। तो इसको मैंने क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी में, यानी कि 100 प्लस 2 में, और ये फार्मूला का यूज किया। इससे क्या हो गया, ये थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना थोड़ा आसान है ना, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर ये देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10,000 प्लस 400, है ना, दो दो 400, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यानी इसकी फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,404। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि 97 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है, आप मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको बताओ। तो आप तो आपने कहा कि ठीक है, मैं इस फॉर्मूले का यूज करके बताता हूं। तो मैंने क्या किया, 97 को 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा इसका, 10,000 माइनस 600 प्लस 9, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9391, है ना, 9391।
91। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोल दिया आपको कि 999 है ना, 999 की पावर 3 का ऐसे ही करके दिखाओ। तो आपने कहा ठीक है मैं इसका भी कर दूंगा। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a माइनस बी है ना, 1000 माइनस 1 की पावर 3। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि 98 की पावर 6 है, इसका बताओ कितना होगा। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई भी करने जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, 100-2 में डिवाइड कर लिया और इसकी पावर 6 करके अब मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ये बात बताओ कि आपने कभी a माइनस बी की पावर 6 का फॉर्मूला याद किया क्या। पिछली कक्षाओं में आपने a माइनस बी की पावर 6 या a माइनस बी की पावर 5 इसका फॉर्मूला याद किया गया, नहीं याद किया, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा और आप कितने फॉर्मूला ऐसे याद करोगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो उसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे 103 है, 103 की पावर 11 है, 103 की पावर 11 है, तो इसको भी आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसको तो आप a प्लस बी में तोड़ दोगे, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है तो इसकी वैल्यू निकालना काफी टफ हो जाएगा। तो ऐसा कोई अगर रूल होता, ऐसा कोई नियम होता, जैसे कि ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं वैसे ही इसका भी हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दें तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं कि यहीं से बाइनोमियल थ्योरम की शुरुआत होती है कि अगर मान लो कि दो संख्या है ए और बी और उसकी पावर एन है, ए प्लस बी की पावर होल पावर एन है, तो उसका हम एक्सप्रेशन एक लाइन में लिखते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हम कर दें तो उसी को हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, द्विपद प्रमेय क्या होता है। तो द्विपद प्रमेय उस नियम को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी द्विपद, है ना, द्विपद यानी जिसमें दो पद हों, की एनवी घात का, ए प्लस बी की एनवी घात का विस्तार किया जा सके, है ना, उसको फैलाया जा सके। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी की पावर अगर जीरो है, ए प्लस बी की पावर जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू क्या होगी कब, जब ए प्लस बी जीरो ना हो। क्योंकि अगर ए प्लस बी जीरो हो गया तो जीरो की पावर जीरो ये तो अनडिफाइन हो जाता है, ये तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब a प्लस बी की वैल्यू जीरो ना हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 -1 -2, है ना, √2 कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। किसी भी संख्या की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मैंने क्या किया कि a प्लस बी की पावर 1, मैंने पूछा आपसे कि a प्लस बी की पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि a प्लस बी होगा। वैसे ही मैं बोला कि a प्लस बी क्या होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही मैं बोल दूं कि ए प्लस बी का क्यूब, वैसे ही मैं बोल दूं कि ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, या उसको आप कैसे एक्सप्रेशन में लिखोगे, है ना, फैला के। तो आप बोलोगे कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला आपने याद कर रखा है। वैसे ही आप a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला याद करके रखे हो क्या, मतलब कुछ लोग याद करके रखते हैं, लेकिन ये काफी बड़ा हो जा रहा है तो इसका लिखना काफी टफ हो जा रहा है। लेकिन आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख के, और इन दोनों का आपको पता है, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन डायरेक्ट याद रखना काफी एक मुश्किल भरा काम है, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल हो कि हम डायरेक्ट एक लाइन में लिख दें। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो एक। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि जब a प्लस बी की पावर जीरो है, a प्लस बी की होल पावर जीरो है, तो यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है। a प्लस बी की पावर 1 है तो a प्लस बी आ रहा है ना, यानी a की पावर 1 आ रहा है, b की पावर 1 आ रहा है।
ए प्लस बी की पावर 2 है तो ए की पावर 2 है ना, फिर जाते जाते बी की पावर 2 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे असल ये हो रहा है कि ये जो पहला टर्म है ना, और यहाँ पे जो घात इसकी है, इसकी जो घात है, तो जो पहला टर्म है वो मैक्सिमम घात से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट वाला जो टर्म जा रहा है वो मैक्सिमम घात पे खत्म हो रहा है। देखो ये जो सेकेंड पद है वो मैक्सिमम घात पे खत्म हो रहा है, मतलब ए और बी दोनों एक ही साथ है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है बी की पावर 0 रहा होगा, है ना, और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए की पावर यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ पे ए की पावर 1, बी की पावर 1। तो यहाँ पे असल में हो क्या रहा है कि अगर ए प्लस बी की होल पावर 2 है तो ए 2 से शुरू हो रहा है, यानी पहला टर्म मैक्सिमम पावर से शुरू हो रहा है, और दूसरा टर्म मिनिमम पावर से शुरू हो रहा है। मिनिमम पावर मतलब 0 से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ए एक एक घटता जा रहा है, मतलब देखो ए की पावर 2 से ए की पावर 1 हो गया, और इसके बाद ए की पावर 0 हो गया। और बी क्या हो रहा है, एक की पावर से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बी की पावर 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। क्यों 2 तक जा रहा है, क्योंकि ये होल पावर में 2 है। वैसे ही जब आप ए प्लस बी की होल का होल क्यूब देखेंगे तो इसमें पावर 3 है, तो ए की पावर 3 से स्टार्ट हो रहा है और बी की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ए की पावर 3 और बी की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर ए की वैल्यू देखो यहाँ पे, ए की पावर जो है वो घटते जा रही है, 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई, और बी की पावर देखो बढ़ते जा रही है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही देखो ए प्लस बी का होल पावर 4 में देखो, ए का जो मान है, जो पहला टर्म है वो ए की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है और बी की पावर 0 से, ठीक। फिर ए की पावर 1 घटते जा रही है, फिर घटते जा रही है, फिर घटते जा रही है, और लास्ट में क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है ना। ए की पावर 0 यानी वो 1 हो गया तो इसमें लिखा नहीं गया है, ठीक है। और बी की पावर क्या हो रही है, वो देखो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। यहाँ पे 0 था, 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हो गया। वैसे ही इसमें भी हुआ था, जब एक एक पावर था इसमें, तो ए का मैक्सिमम पावर 1 से स्टार्ट हुआ, बी के मिनिमम पावर 0 से स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, ए का मिनिमम पावर 0 हो गया और बी का मैक्सिमम पावर 1 हो गया। वैसे ही इस केस में भी हुआ है। इस केस में क्या हुआ है कि ए बी की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ए मैक्सिमम पावर यानी 0 से स्टार्ट होगा, बी मिनिमम पावर यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं ए प्लस बी की पावर 5 का भी तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो मैं बोला कि ए प्लस बी की पावर 5 है, तो ए जो है ए की पावर 5 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और बी की पावर 0 से स्टार्ट होगा, प्लस अगला टर्म जो आएगा ए की पावर 4 हो जाएगा, और बी जो होगा 1 से बढ़ता जाएगा। फिर अगला जो होगा ए की पावर 3 हो जाएगा, और बी जो होगा 1 बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 था, बी यहाँ पे 2 हो गया। फिर ए घटता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है, ए घटता जा रहा है। कब तक घटेगा, जब तक कि ए 0 ना हो जाए, और बी कब तक बढ़ेगा, जब तक कि बी मैक्सिमम यानी कि 5 के बराबर ना हो जाए, है ना, तब तक ये ऐसे ही एक्सप्रेशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो ए की पावर 0 हो गया और बी की पावर 5 हो गया, तो ये चीज तो लिख सकते हो। तो ऐसे ही मैं बोलूं कि ऐसे ही ए प्लस बी की पावर, मैंने कुछ भी बोल दिया ऐसे रेंडमली, है ना, 37 बोल दिया, तो इसका लिख दोगे कि नहीं, जरूर लिख दोगे। क्यों, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, ए की पावर 37 से स्टार्ट होगा और बी की पावर 0 से, ठीक है। और ये चलता चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा, ए की पावर 0 और बी की पावर 37 तक चलता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, आप ध्यान से देखो कि इसमें देखो पहला टर्म का जो कोफिशियंट है ना, पहले टर्म का जो गुणांक है वो 1 है, लास्ट टर्म का जो गुणांक है वो भी 1 है, सब में देखो यहाँ पे 1 है, 1 है। लेकिन ये जो बीच वाले सारे टर्म है, इनका कोफिशियंट कुछ ना कुछ कोफिशियंट आ रहा है, लेकिन इसमें आप कोफिशियंट तो नहीं लिखे हो, तो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि ये इसके इक्वल होगा, है ना। मतलब ये जो चर पद है, इसके जो चर पद है, वेरिएबल्स हैं, वो तो सेम है, वो सही आ रहे हैं, वो आप आसानी से लिख सकते हो।
लेकिन इसके कोफिशिएंट नहीं लिख पा रहे हो, तो कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे फिर इसका? तो कोफिशिएंट इसका कैसे लिखेंगे? तो इसका भी जो मैथमेटिशियन थे पास्कल, उन्होंने इसका भी उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि आप एक चीज ध्यान दो, जब a प्लस बी जो है उसका जो घातांक है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूं घातांक, है ना, पावर। तो a प्लस बी की पावर जब जीरो है, जब जीरो है, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है ना, गुणांक क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख दो गुणांक। तो गुणांक क्या आ रहा है, वन आ रहा है। और a प्लस बी की पावर जब वन है तो गुणांक क्या आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कर दो पहले। a प्लस बी की पावर जब वन है तो गुणांक देखो इसके आगे क्या है, वन और वन आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया वन एंड वन। कब? जब घातांक एक है। और जब घातांक दो है तो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, वन आ रहा है ना, वन आ रहा है, टू आ रहा है और वन आ रहा है। वैसे ही जब घातांक तीन है तो गुणांक क्या आ रहा है, वन थ्री थ्री वन आ रहा है ना, वन थ्री थ्री और वन आ रहा है। कब? जब घातांक तीन है। ऐसे ही जब घातांक चार है तो क्या आ रहा है, वन फोर सिक्स फोर वन आ रहा है, वन फोर सिक्स फोर वन आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर बोलूं, इसको नीचे लिख दो, है ना, प्लस ए की पावर वन, बी की पावर फोर, और यहाँ पे ए की पावर जीरो, बी की पावर फाइव। ऐसे ही बोलूं कि जब घातांक फाइव है तो इसका भी तो हम लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? तो आप देखोगे कि जब घातांक वन है तो वन वन आ रहा है, टू है तो वन टू वन आ रहा है। तो इसका जो ये साइड वाले, जो साइड वाले है ना, इसमें हमेशा वन ही आ रहा है। देखो, इसमें हमेशा क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। इसका जो गुणांक है वो हमेशा वन आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, बीच वाला चेंज हो रहा है। तो वो चेंज कैसे हो रहा है? तो आप देखोगे कि ये वाला जो टर्म बना है वो ऊपर इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये वाला आ जा रहा है, वन प्लस वन टू। वैसे ये वाला कैसे बना रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जा रहा है। तो इसका अगला टर्म कैसे बन रहा है, इसको दोनों को जोड़ दो तो ये बन जा रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जा रहा है, थ्री प्लस वन फोर। इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जा रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो ये फोर बन गया। मतलब एक देख रहे हो ट्रायंगल जैसा ये बनाता जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका पहला जो गुणांक है वो वन है तो अगला गुणांक क्या होगा, तो बोलोगे ऊपर जो दो है ना उन दोनों को ऐड कर दो, फोर प्लस वन यानी कि फाइव होगा। उसका अगला गुणांक क्या होगा, तो उसका अगला दोनों जोड़ दो, छह और चार दस हो गया। इसका अगला निकालना है तो इन दोनों को जोड़ो, अगला गुणांक क्या आ जाएगा, दस आ जाएगा। इसका अगला निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो यानी कि चार एक पांच, यानी इसका गुणांक क्या हो गया, जब घातांक पांच है तो एक पांच दस, दस पांच और एक, है ना। तो आप बोलोगे कि मैं तो इसका गुणांक भी अब निकाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पांच, इसको लिख दोगे आप दस, यहाँ पे आ जाएगा दस, यहाँ पे आ गया पांच और यहाँ पे आ गया वन, है ना। तो आप तो ए प्लस बी की पावर फाइव की वैल्यू भी निकाल दिए, कितना आ गया, ए की पावर फाइव प्लस फाइव, ए की पावर फोर, बी प्लस दस, ए की पावर क्यूब, बी स्क्वायर प्लस दस, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी की पावर फाइव। टोटल कितने टर्म आए, पद कितने आए, एक दो तीन चार पांच, है ना, कोई एक टर्म मिसिंग है क्या, दस दस, हाँ यहाँ पे फाइव, फाइव ए बी की पावर फोर, ठीक है, प्लस बी की पावर फाइव। तो टोटल छह पद आ रहे हैं। तो एक चीज आप और देखोगे कि यहाँ पे अगर पावर पांच है तो टोटल पद जो है वो छह आ रहे हैं। यहाँ पे पावर चार है तो टोटल पद जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं। तीन है तो चार आ रहे हैं। मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा ही टर्म आ रहे हैं, है ना, उससे एक ज्यादा टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी की पावर 37 का निकालो, तो आप इसका जो एक्सप्रेशन है उसका जो चर पद आ रहा है ना, जैसे ए बी वाले जो पद आ रहे हैं उसको तो आप लिख दोगे।
और घातांक निकालने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पास्कल ने ढूंढा था, तो इसलिए इसको हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना, पास्कल त्रिभुज बोलते हैं इसको हम, पास्कल त्रिभुज बोलते हैं। तो आपको ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा और 37 तक लेके जाना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ 37 घातांक के लिए इसके क्या होंगे, इसके गुणांक क्या क्या होंगे। क्योंकि देखो ये जो 5 के लिए मैंने जो गुणांक लिखा है, उसके लिए आपको 4 का गुणांक मालूम होना जरूरी है ना। 4 का लिखने के लिए 3 वाला पता होना जरूरी है, दो दो के लिए एक वाले का पता होना जरूरी है, तो 37 के लिए 36 का पता होना जरूरी है, 36 के लिए 35 का पता होना जरूरी है। मतलब आपको स्टार्टिंग से 37 तक लिखना होगा, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इतना लंबा तो आप करेंगे नहीं, है ना। तो कोई तो एक तरीका होगा, कोई इजी तरीका होगा जिससे हम इस चीज को और आसानी से लिख सके। तो हाँ बिल्कुल है, इसका एक अच्छा और बहुत ही इजी तरीका है इसका। तो उसको जानने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी होगी, है ना। तो सबसे पहला है फैक्टोरियल, है ना, क्रम गुणित। तो क्या होता है फैक्टोरियल? तो यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? उसका फैक्टोरियल हम लिखेंगे फैक्टोरियल n बराबर n, n-1, n-2 इंटू n-3, ऐसे करते करते कहां तक लेके जाएंगे, 3 2 1, यानी 1 तक। यानी कोई भी संख्या है, मान लो फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले 6 लिखो, है ना, पहले क्या लिखो, n लिखो, फिर उसमें से एक घटाते जाओ, यानी कि 5 कर दो, फिर उसमें से एक घटाते जाओ, 4 कर दो, फिर एक घटाते जाओ, कब तक घटाते जाना है, जब तक कि ये 1 ना आ जाए, है ना। तो 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कब है, जब n नेचुरल नंबर है ना, यानी 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे है। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 है, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है ना। इसको प्रूफ करने का भी एक तरीका है, अभी इसको आगे बताता हूं मैं, ठीक है, कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। कई तरीके हैं बस, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीका इसका बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जान लो कि फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हो गया कि पहले n लिखो, फिर उसमें से एक एक घटाते जाओ, है ना, और सारे को आपस में मल्टीप्लाई भी करते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगी, है ना, 1 से शुरू करना है, 1 तक ले जाना है, यानी 1 ही होगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से शुरू करना है, 1 तक ले जाना है, 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 1 यानी 6। ऐसे ही 4 का लिखना रहेगा तो 4 3 2 1 24। ऐसे ही 5 का लिखना है, 5 4 3 2 1, है ना, 120। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल 5 लिखा है, कि यहाँ पे ये लिखा है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू भी यही होती है, 4 3 2 1, और यहाँ पे भी 4 3 2 1 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणे फैक्टोरियल 4। क्योंकि अगर मैं फैक्टोरियल 4 को ऐसे खोलूंगा तो वही सेम चीज आ जाएगा। तो मैं इसको 5 गुणे फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकता हूँ। यानी कि फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे फैक्टोरियल 4, है ना। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, तो इसमें से n निकाल दो, और उसमें से एक घटा के n-1 करके उसका फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं मैं। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, 5 गुणे 4, और उसके आगे 3 को फैक्टोरियल में डाल दो, है ना। क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 2 1, है ना, इसके आगे 3 2 1 आ जाएगा, है ना। तो कुछ भी ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 12 है, तो फैक्टोरियल 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 गुणे फैक्टोरियल 11, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान देना, इसको ये मत लिख देना फैक्टोरियल 12 है तो मैंने बोला कि चलो 4 और 3 का मल्टीप्लाई है तो फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख देना। इसकी वैल्यू अलग होती है, इसकी वैल्यू अलग होती है।
ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो फैक्टोरियल एन को एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखो, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वन होती है। कैसे? इस एक्सप्रेशन में मैंने बोला कि एन की वैल्यू वन पुट करो, चलो कर दिया। यहाँ पे आ गया वन का फैक्टोरियल, इधर आ गया वन मल्टीप्लाई बाई वन माइनस वन का फैक्टोरियल। वन का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, वन, और वन मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल। यानी आप यहाँ से देख सकते हो कि ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, वन आ जा रही है। तो ये बेसिक सा इसका प्रूफ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना है ना, इसका बहुत यूज आता है कि फैक्टोरियल एन को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है, इस चीज को आप समझ लो, आगे इसका काम आने वाला है। ठीक है, दूसरा टर्म है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है ना। एनसीआर का मतलब क्या होता है कि ऐसे आपको कहीं पे दे दिया, ऐसे लिखा हुआ है ना, कहीं आपको ऐसे आ जाएगा कि 6C4, तो इसका मतलब क्या है ना, क्या इसकी कोई वैल्यू होती है या इसका कोई अलग मीनिंग होता है, उसको जानते हैं। ठीक है, तो एनसीआर, अगर मान लो कि आपके पास जो है 5 सेब है, उसमें से मैंने बोला कि 3 सेब को चुनना है ना, तो उसके चुनने के जो तरीका होगा ना, उसको आप कैसे लिखोगे कि 5 सेब में से मेरे को 3 सेब चुनना है, तो 5C3, तो उसकी कुछ वैल्यू भी तो आएगी कि पांच, आपके पास 5 सेब है, 1 2 3 4 5, तो मैंने बोला इसमें से आपको 3 सेब चुनने हैं, तो कितना तरीका होगा, तो आप बोलोगे कि एक एक ले लिया, दो और तीन, इन तीनों, इन दोनों को एक साथ ले लिया, है ना, इन तीनों को एक साथ ले लिया। फिर आप बोलोगे कि एक दो और इन तीनों को भी एक साथ आप ले सकते हो, ऐसे करके। तो ऐसे कई तरीके होंगे ना, तो उसका कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो आंसर आएगा उसका कि कितने तरीके होंगे, है ना। तो एनसीआर का मतलब होता है कि एन वस्तु में से आर वस्तु को कितने तरीके से चुना जा सकता है, जब कोई भी ऑर्डर का कोई भी महत्व ना हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, तो एनसीआर का जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो होता है कि अगर एनसीआर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि फैक्टोरियल एन, है ना, फैक्टोरियल का मतलब आपने समझ लिया। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो ये अगर आपको टफ लग रहा है तो इसको देखो सिंपली कैसे याद रखना है कि अगर लिखा हुआ है एनसीआर, ठीक है, एनसीआर, तो जो ऊपर वाला टर्म है उसका फैक्टोरियल पहले निकाल लो, फिर जो नीचे वाला टर्म है उसका फैक्टोरियल निकाल लो, और फिर दोनों को माइनस कर लो, है ना, एन माइनस आर, और इसका फैक्टोरियल निकाल लो। तो ऐसे सिंपली इसको याद रखना है ना, तो रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, फिर दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल नीचे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो आर की वैल्यू है, यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो या तो जीरो होगी, है ना, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, है ना, और एन से छोटी होगी, एन से छोटी होगी। मतलब कि मैं बोला कि 5 में से आपको 3 सेब चूज करने हैं, 5 सेब में से 3 सेब चूज करने हैं। तो एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या आपको, तो यहाँ पे जो ये आर की वैल्यू है यही तो है एनसीआर, है ना, एनसीआर। तो ये जो आर की वैल्यू है, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 सेब है, उसमें से 6 सेब चुनने का तरीका बताओ। तो 6 सेब कैसे आप चूज करोगे जब आपके पास ही 5 सेब है। तो इसलिए आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 ही हो सकती है, मतलब वो एन ही हो सकता है। तो आप एन से ज्यादा नहीं ले सकते हो, है ना, 5 सेब में से 6 सेब थोड़ी चुन सकते हो, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन के बराबर होगी। ठीक है, अगर एनसीआर दिया हुआ है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू एन और मिनिमम वैल्यू जीरो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एन सी जीरो की वैल्यू और एन सी एन की वैल्यू जो होती है ये बराबर होती है। एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। देखो कैसे,
एन सी जीरो को आप क्या लिखोगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल, एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल, है ना। एन माइनस जीरो यानी कि वही एन हो गया, तो नीचे भी एन का फैक्टोरियल ऊपर भी एन का फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बचा जीरो का फैक्टोरियल यानी कि वन अपान वन, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। वैसे ही जब आप निकालोगे कि एन सी एन की वैल्यू निकालोगे तो ये भी वही आएगा, एन का फैक्टोरियल फिर नीचे भी एन का फैक्टोरियल, एन माइनस एन का फैक्टोरियल मतलब जीरो का फैक्टोरियल, ये कट गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो इसको याद रखना है ना, इसको याद रखें कि एन सी जीरो हो या एन सी एन हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, वन होगा। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि एन सेब है ना, 5 सेब हैं, उसमें से मुझे एक भी सेब नहीं चूज करना है, तो कितने तरीके, तो एक तरीका होगा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, चूज ही नहीं कर रहा हूँ उसमें से। और वही एक दूसरे वे में कहूँ कि 5 सेब हैं और पांचों सेब को चुनने का तरीका कितना होगा, है ना। जब ऑर्डर का कोई भी महत्व नहीं है तब उस केस में तो आप बोलोगे 5 सेब हैं, एक ही तरीके से चूज किए जा सकते हैं, पांचों को एक साथ ले लो, है ना, और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो इस चीज को आप, ये जो है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने का तरीका, इसको आप आगे प्रोबेबिलिटी में इसको पढ़ोगे अच्छे से, है ना, प्रायिकता में इसको अच्छे से भी पढ़ोगे अभी आगे। तो आपको बस इसमें यही याद रखना है कि एनसीआर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल, सॉरी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और एन सी जीरो और एन सी एन की वैल्यू बराबर होती है जिसकी वैल्यू वन के बराबर होती है, और एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। कैसे, देख लो, एन सी आर को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, और यहाँ पे फैक्टोरियल एन माइनस आर। वैसे ही आप एन सी एन माइनस आर को लिखोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा आर। तो ये देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों सेम है कि नहीं, तो ये चीज याद रखोगे, ये चीज भी याद रखोगे। एक और चीज होता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है कि एन प्लस वन सी आर होती है ना। इसके क्वेश्चन जो होते हैं जेई मेंस वगैरह में आते हैं इससे रिलेटेड, आपके बोर्ड में ये दिया नहीं गया है ना, एनसीईआरटी की बुक में ऐसा दिया नहीं गया है। तो बोर्ड लेवल पे बस आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। अब अपन दोबारा वापस आते हैं अपने पास्कल ट्रायंगल पे, है ना, पास्कल त्रिभुज पे दोबारा वापस आते हैं। तो पास्कल त्रिभुज में आपने देखा था कि ये जो थे एक दूसरे से ऐसे ट्रायंगल बना बना के बन रहे थे, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना के अगला पद आपको पता चल जा रहा था। लेकिन आप ऐसे कितने पद निकाल पाओगे, ऐसे आप कितने पद निकाल पाओगे, अगर आपको a प्लस बी की पावर n दे दिया तो आप तो निकालते रह जाओगे, n तक ले जाओगे, n की वैल्यू मान लो 37 है, 101 हो गई, 201 हो गई, 5001 हो गई, तो कैसे निकालोगे, निकालना बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है आपका घात था, ये घातांक जब जीरो था तब इसकी वैल्यू ये आ रही थी, वन था तो ये आ रही थी, टू था तो ये आ रही थी, थ्री पे ये आ रही थी, फोर पे ये आ रही थी, फाइव पे ये आ रही थी, सिक्स पे ये आ रही थी, ऐसे ही डॉट 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 चला जाएगा, है ना। तो जब देखोगे कि एक की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जीरो सी जीरो, जीरो सी जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो सी जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो का फैक्टोरियल अपान जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। ये क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे वन और वन की जगह मैं लिख दूं कि वन सी जीरो वन सी वन, जब घातांक टू है तब लिखूंगा टू सी जीरो टू सी वन टू सी टू। इसमें देखो जो वन सी जीरो सी जीरो है इसकी वैल्यू वन है ना, तो वन की जगह इसको लिख सकता हूँ मैं, वन की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे वन सी जीरो की जो वैल्यू होती है वो भी वन होती है, और वन सी वन की वैल्यू भी वन होती है। फिर यहाँ पे टू सी जीरो
है ना। एन सी जीरो की वैल्यू ही वन होती है, तो आप एन की जगह वन टू थ्री कुछ भी लिखो उसकी वैल्यू वन ही आएगी, है ना। और एन सी एन की वैल्यू भी क्या होती है, वन होती है, तो कुछ भी लिखो आप उसकी जगह वन ही आएगा। तो एक चीज आप देखो, जब घातांक जीरो है तो यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है आर की, वो भी क्या हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। जब घातांक एक है तो ये वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, वन। और ये आर जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आर मैक्सिमम तक जा रहा है ना। एन की वैल्यू वही सेम रह रही है, वन है तो वन ही है, लेकिन आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है और वन तक मैक्सिमम तक जा रही है ना। वैसे ही जब घातांक की वैल्यू टू है तो टू सी जीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर टू सी वन, टू सी टू। जब थ्री है तो थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, मैक्सिमम तक जाएगी थ्री सी थ्री तक। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो वो वैल्यू इससे मैच करेगी, है ना। वैसे ही जब एन की वैल्यू फोर है, घातांक की वैल्यू फोर है, तो आप जाओगे फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री, फोर सी फोर। तो इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू वन आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू फोर आ रही है, इसकी वैल्यू सिक्स आ रही है, इसकी वैल्यू भी फोर आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो ऐसे आप, अगर मैं बोलूं ऐसे ही कि मुझे बता दो कि अगर घातांक n की वैल्यू 37 रही होगी, तब क्या आप ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? कि जब n की वैल्यू, जब घातांक की वैल्यू चार है तो चार से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा जब 37 है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 37 से स्टार्ट हो रहा है, आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, और अगला उसका जो गुणांक है वो बनेगा 37C1, अगला गुणांक 37C2, अगला गुणांक 37C3। और ऐसे ही कब तक चला जाएगा, जब तक कि 37C37 ना हो जाए, जब तक कि 37C37 ना हो जाए। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एन की वैल्यू कुछ भी रख दूं तो आप गुणांक निकाल सकते हो, कुछ भी रख दूं आप गुणांक निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप गुणांक भी निकाल ले रहे हो और आप जो चर पद था ए बी वाला वो भी निकाल रहे, वो भी निकल जा रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्सअप कर दूं, इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दूं तो इसका फॉर्मूला निकल सकता है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा इसको दोबारा से देखते हैं कि जब आप a प्लस बी की पावर फोर लिख रहे थे तो यहाँ पे क्या था, a की पावर फोर, है ना, फोर ए क्यू बी। देखो a की वैल्यू घटते जा रही है, मतलब घातांक घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और यहाँ पे लास्ट में जीरो हो गया। वैसे ये जीरो से b बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और b की पावर फोर हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पावर फोर है ना, तो ये इसका जो गुणांक है फोर सी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ए की पावर यानी पहला जो टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम, और दूसरा जो टर्म है उसकी पावर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगला जो है वो फोर सी वन हो जाएगा, ए की पावर एक घट जाएगा, बी की पावर एक बढ़ जाएगा। वैसे उसका अगला फोर सी टू, ए की पावर एक घट जाएगा, बी की पावर एक बढ़ जाएगा। वैसे ही फोर सी थ्री, ए की पावर एक बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, बी की पावर एक बढ़ जाएगा। वैसे ही फोर सी फोर, और ए की पावर एक घट जाएगा, बी की पावर एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो यही आएगा, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो यही आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूं कि इस विस्तार को आप ध्यान से देखो तो बोल सकते हैं कि प्रत्येक विस्तार में जो पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या है वो घात जो है घात से एक अधिक आ रही है। देखो घात चार है तो इसमें पद कितने आ रहे हैं, पद कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच आ रहे हैं, है ना। घात चार है तो पद कितने आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं। तो घात अगर n होगी तो पद कितने आएंगे, n प्लस वन। तो मैं आपको बोल दूं कि अगर बता दो कि a प्लस बी की पावर 101 लिखा गया है तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या कितनी होगी, तो आप बता सकते हो, एक लाइन में बता सकते हो। आप बोलोगे कि ए 101 प्लस एक यानी कि 102 पद होंगे इसमें टोटल, ठीक है। ऐसे कोई भी
ऐसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूं कि a प्लस बी की पावर 307 है, तो पदों की संख्या बताओ, इसमें कितने पद आएंगे, इसके एक्सप्रेशन में कितने पद आएंगे, है ना। इसको विस्तार से लिखने पे कितने पद आएंगे, तो कितने आएंगे, उसमें एक जोड़ दो, उतने पद आएंगे। ठीक है, तो अर्थात अगर घात n है तो पदों की संख्या n प्लस वन होगी। ठीक है, अब देखो प्रत्येक अगले पद में a की घात एक घटते जा रही है। देखो a की घात एक घटते जा रही है, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ। और b की घात 1 से बढ़ते जा रही है। b क्या है, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। अर्थात पहले पद अगर n होता, अगर पहला पद n होता तो उसका अगला पद क्या होता, उसमें से एक घटा दो और b को एक बढ़ा दो, है ना। फिर क्या, उससे एक और घटा दो, b को एक और बढ़ा दो। और ऐसे ही कब तक बढ़ाते जाना है, जब तक कि a की पावर 0 ना हो जाए और b की पावर मैक्सिमम n तक ना पहुंच जाए। ठीक है, अब एक और चीज आप देखोगे कि प्रत्येक पद में a और b की घातों का योग सदैव n के बराबर है। देखो n क्या है, ये घात, तो यहाँ पे a की पावर 4 है, b की पावर 0 है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4। यहाँ पे a की पावर 3 है, b की पावर 1 है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4। a की पावर 2, b की पावर 2, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी की जो घात का योग है वो सदैव क्या आ रहा है, एन के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूं कि अगर ए प्लस बी की पावर एन का एक्सप्रेशन लिखना रहे तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा इसका एक्सप्रेशन। कैसे, ऐसे कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मैंने बोल दिया कि ए प्लस बी की पावर एन, हम इस चैप्टर में केवल धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही बात करेंगे, जहां पे एन जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, एन की वैल्यू माइनस में भी कभी कभी हो जाती है ना, रेशनल नंबर भी हो जाता है, तो वैसे केस में भी निकलता है इसका वैल्यू। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो वैसे केस में भी निकलता है इसका वैल्यू। लेकिन इसमें हम केवल बोर्ड लेवल पे अगर पढ़ना है तो उसमें केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा गया है, तो हम इस चैप्टर में केवल धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो ए प्लस बी की पावर एन है, मैंने बोला चलो इसको आप विस्तार करो, तो आप बोलोगे कि जो मैक्सिमम पावर है वहां से गुणांक स्टार्ट होता है, सबसे पहले गुणांक लिखा जाता है, उसके बाद उसका चर पद लिखा जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एन सी 0 से स्टार्ट होगा, फिर ए जो है पहला टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम होगी, दूसरा जो टर्म है उसकी पावर मिनिमम होगी। ठीक है सर, फिर आगे चलते हैं। अगला कहोगे कि सर एन सी 1 हो जाएगा, है ना, एक एक बढ़ाते जाए, एन सी, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3 करते करते कहां तक लेके जाना है, एन सी एन तक। और वैसे ही ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस टू कहां तक लेके जाना है, ए की पावर 0 तक। वैसे ही बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2 कहां तक लेके जाना है, बी की पावर एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए की पावर एन माइनस वन, एक घटाओ, बी को एक बढ़ाओ, फिर एन सी टू, ए को एक घटाओ, बी को एक और बढ़ा दो, और ऐसे ही करते जाना है लास्ट तक, है ना। तो लास्ट तक जब आप जाओगे तो बचेगा एन सी एन, ए की पावर घट के 0 हो गया होगा और बी की पावर बढ़ते बढ़ते एन तक पहुंच गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं सीधे ये लिख सकता हूँ कि a प्लस बी की पावर n का वैल्यू हो गया एन सी 0 ए की पावर 1। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो b की पावर जो 0 है वो 1 हो जाएगी, यहाँ पे a की पावर जो 0 है वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। लेकिन हम जब कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, कोई भी फार्मूला हमें याद नहीं करना, कोई भी फार्मूला याद नहीं करना, हम ऐसे ही लिखते जाएंगे उसको बेसिक से। ठीक है, कि एन सी 0 से स्टार्ट करेंगे, एन सी एन तक लेके जाएंगे, ए की पावर एन से स्टार्ट करेंगे, ए की पावर 0 तक लेके जाएंगे, बी की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बी की पावर एन तक लेके जाएंगे, है ना। ऐसे कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना है कि आपने याद किया कि ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन सी 0 ए की पावर 1, एन सी 1 ए की पावर एन माइनस वन बी। ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, बेसिक से आपको जाना है। अगर मैं आपको इसमें बोल दूं कि आप बता दो मुझे
कि इसमें दूसरा टर्म क्या है ना, दूसरा टर्म बता दो। तो आप बोलोगे कि एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, ये क्या है, दूसरा टर्म है। देखो ना, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। मैंने बोला आपको कि मुझे तीसरा टर्म बता दो, बोलोगे कि तीसरा टर्म हो गया एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, है ना। तो अगर मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू मैं आर रखूं, तो ये क्या है, आर प्लस वन हो जा रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि टी आर प्लस वनवा पद निकालना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हो जाएगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, है ना। कि यहाँ पे आपको जो भी टर्म निकालना रहेगा, जो भी टर्म निकालना रहेगा, उससे यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे तीसरा टर्म निकालना है तो यहाँ पे दो आ जा रहा है, आर की वैल्यू दो आ जा रही है, ठीक है। आर की वैल्यू दो आ जा रही है, मतलब एक कम करके लिखना है उसको, है ना, एक कम करके लिखना है। तो इस पे क्वेश्चन जो होते हैं वो जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में तो नहीं है, है ना। मिडल टर्म भी होते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं। उसको मैं एक अलग से वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा, है ना, जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें केवल हम बोर्ड का टॉपिक कवर करेंगे, है ना, जो कि एनसीईआरटी का पैटर्न है, केवल उसको फॉलो करेंगे अभी, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे कैसे, है ना। कोई भी पास्कल ट्रायंगल वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से हमें लिखना है, लिखते चले जाना है, ठीक है। इस चीज को देखो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अभी हमने लिखा था कि एन सी जीरो ए की पावर वन बी की पावर जीरो एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, ऐसे ही करते करते यहाँ तक एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन मतलब जीरो बी की पावर एन, है ना। ये सब आप देखो कि ये जो टर्म्स है सारे आपस में ऐड होते जा रहे हैं, सारे आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। और इनमें सब में देखो क्या है कि यहाँ पे ए बी सब में कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। केवल चेंज क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इनको मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि यहाँ पे इसका अगर मुझे केवां पर निकालना है तो कैसे लिखूंगा, तो बोलोगे एन सी के ए की पावर एन माइनस के बी की पावर के, और इसका अगर समेशन कर दूं, के की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करूं और एन तक लेके जाऊं, तो वो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। कैसे, यहाँ पे एन के की वैल्यू जीरो डालो, एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो, वैसे ही वन डालो तो ये वाला टर्म आ जा रहा है, टू डालो तो उसका अगला टर्म आ जाएगा, एन डालोगे ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो कि समेशन है ना, एन सी के ए की पावर एन माइनस के बी की पावर के, जहां पे के जो है जीरो से लेकर एन तक है, ठीक है। जहां पे के जो है जीरो से लेके एन तक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आपको बस यही यही चीज याद रखना है, यानी इसको याद क्या रखना है, फॉलो करना है इस चीज को, है ना। याद तो करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बेसिक सा इस चीज को। अब कुछ स्पेशल केस है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस है उसको हम पढ़ते हैं। पहले अभी हमने सीखा क्या कि ए प्लस बी की पावर एन को कैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे, है ना, ऐसे एन से जीरो ए की पावर वन, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, फिर बी की पावर वन, ऐसे करके ए प्लस बी की पावर एन को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू को एक्स बोलूं और बी को बोलूं माइनस वाई, ए की वैल्यू अगर एक्स है, बी की वैल्यू माइनस वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की जगह एक्स लिख दो और बी की जगह माइनस वाई लिखोगे तो एक्स माइनस वाई की पावर एन हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में बस क्या करना है, जहां पे ए है वहां पे एक्स कर दो, जहां पे बी है वहां पे माइनस वाई कर दो, तो ये हो जाएगा एन सी जीरो ए मतलब एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन बी की जगह माइनस वाई प्लस एन सी टू ए की जगह एक्स की पावर एन माइनस टू बी की जगह माइनस वाई की पावर टू प्लस डॉट 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 डॉट, और कहां तक जाना है, एन सी एन बी, बी का मतलब माइनस वाई
की पावर n, यहां तक जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये हो जाएगा nc0, है ना, nc0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, x की पावर 1। और ये देखोगे कि ये माइनस जो है माइनस बाहर आ जाएगा, ये बचेगा nc1 x की पावर n माइनस 1 y। और इसमें देखो माइनस y का स्क्वायर करोगे तो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn माइनस 1 की पावर n y की पावर है ना। ये डिपेंड करेगा, ये प्लस है कि माइनस, वो डिपेंड करेगा कि माइनस 1 की पावर n, n जो है वो क्या है। n अगर सम होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, n अगर विषम होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, कि बीच में माइनस का साइन आ जाए तो आप ये थोड़ी करोगे कि आपको एक नया फॉर्मूला आ गया सर इसको याद रखेंगे, नहीं, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। जैसे मैंने किया है, आपने क्या किया है कि अगर कहीं टर्म आ गया, मान लो ऐसे कि 3 - 4x और इसकी पावर आ गया कुछ मान लो 35, तो इसको लिखना रहेगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको a मान लेना है और इस पूरे को b मान लेना है ना। 3 प्लस इसको मान लो -4x, ठीक है, और इसकी पावर 35, तो आपका बन गया ये a प्लस बी की पावर 35। तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है और उसी से ये हो जाएगा। बस जहां जहां बी रहेगा वहां पे आपको -4x पुट करना पड़ेगा और वैल्यू वहां से निकल जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगर a की वैल्यू 1 पुट कर दूं, b की वैल्यू x पुट कर दूं, तब क्या होगा। तो चलो पुट करते हैं। a की जगह 1 रख दिया, b की जगह x रख दिया, इसकी पावर n निकालना है। तो nc0 a की जगह 1 रखना है, तो 1 की पावर n 1 ही होता है, प्लस nc1 a की जगह a की पावर n माइनस 1, तो वो भी 1 होगा। मतलब a की पावर आप कुछ भी निकाल लो वो 1 ही आता जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, केवल b वाले को लिखते जाते हैं। b क्या बचा, x। फिर अगला देखोगे कि nc2 1 की पावर n माइनस 2 1 हो जाएगा, और b की पावर मतलब x की पावर 2, और ऐसे ही nc3 x की पावर 3, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा, ncn तक जाएगा, 1 की पावर 0 और x की पावर n तक। ठीक है, अच्छा देखो यहां से एक चीज आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं कि जितने भी कोफिशिएंट जो हो, जितने भी जो गुणांक हैं, nc0 nc1 nc2 ncn तक, इन सब का अगर सम निकालना है तो वो कितना है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये कब आएगा, जब यहाँ पे देखो nc0 nc1 nc2 इन सब का सम जो है निकालना रहेगा। अगर ये x जो है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स क्यूब जो है, इनकी जगह क्या आ जाए, 1 आ जाए, है ना। इसको गायब कैसे कर सकते हैं, 1 से। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn तक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सारे कोफिशिएंट, सारे गुणांक का क्या है, सम है। तो अगर आपने x इधर पुट किया है तो आप x को इधर भी पुट करोगे, तो 1 प्लस 1 की पावर n यानी कि 2 की पावर n, यानी कि सारे जो गुणांक है उनका जो योग है वो क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी क्या जेई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंस वगैरह इसका डिफरेंशिएशन करके निकालना पड़ता है ना, इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है इस एक्सप्रेशन से, है ना। वहां पे आ जाता है कि यहाँ पे ऐसे भी आ जाता है nc0/1 प्लस nc1 ऐसे 2 nc2/3 ऐसे करके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कैसे आप निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा इसको। ठीक है, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें ये सब कराऊंगा। तो ये तो कब हो गया, ये एक्सप्रेशन कब आ गया, जब आप a की जगह 1 पुट कर दिए, b की जगह x पुट कर दिए। अगर वही मैं बोलूं b की जगह -x पुट करो तब क्या हो जाएगा। तो जहां पे देखो आप x की जगह
जहां पे x की पावर जो है वो ऑड है, वहां क्या कर दो, बस माइनस लगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स जाएगा, उसकी पावर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर में जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यूब में जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो आप इसको सीधे लिख सकते हो कि 1 माइनस एक्स की पावर जो n है, होल पावर n, वो आ जाएगी एन सी 0 माइनस एन सी 1 प्लस एन सी 2, है ना। यहाँ पे x रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन माइनस 1 की पावर n x की पावर n। यहाँ पे प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, n क्या है, n ऑड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है ना, कि इसका आपको प्रसार करना है, एक्सपेंशन करना है, किसका यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहला वाला है, इसको करके दिखाते हैं कि 3 + 2x की पावर 5, 3 + 2x की पावर 5। तो कैसे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो इसको, है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो इसको। क्या हो जाएगा ये इसको a मान लो, ये क्या हो गया आपका b हो गया, है ना। इसको साइड में लिख सकते हो कि a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2x हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, n c 0 से स्टार्ट करना है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 से स्टार्ट करना है। 5 c 0 a की पावर यानी कि 3 की पावर 5, b की जगह क्या है 2x, इसकी पावर 0, बढ़ते हुए जाओ, 5 c 1 3 की पावर 4 घटता जाएगा, 2x की पावर यानी b की पावर बढ़ता जाएगा। 5 c 2 a की जगह क्या है 3, इसकी पावर घटा दो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ गई 3 आ जाएगा, और b की पावर 1 बढ़ा दो। आप देखो कि देखो b की पावर a की पावर कैसे, अगर इसमें से एक पता चल गया ना कि ये 3 है तो अगला क्या होगा 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिर होगा 5 c 3, 3 की पावर 2, 2x की पावर 3 प्लस 5 c 4, 3 की पावर 1, 2x की पावर 4 प्लस 5 c 5, 3 की पावर 0, 2x की पावर 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा इजी कर दे। 5 c 0 की वैल्यू n c 0 की वैल्यू 1 होती है, और 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 × 3, है ना, 243 हो जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 243, है ना, और 2x की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस अगला 5 c 1, एन सी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी वन की वैल्यू हमेशा एन के बराबर होती है ना। इसका फैक्टोरियल करके आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 5 × 3 की पावर 4 यानी 81 गुणे 2x। 5 c 2 की वैल्यू निकालो, 5 c 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 4, है ना। आप साइड में कहीं भी निकाल सकते हो ऐसे। 5 c 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, 5 4, 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, है ना, 10 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको साइड में करके निकाल सकते हो। तो 10 × 3 = 9, 3 27, और 2x का स्क्वायर कर दो, 4x²। इसकी वैल्यू आप निकालोगे 5 c 3, ये भी आ जाएगा 10, 9, यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 x³ 5 c 4 की वैल्यू 5, 3 और 2 की पावर 4 यानी 16 x की पावर 4 प्लस 5 c 5 की वैल्यू 1, और 2 की पावर 5 की वैल्यू मतलब 32 x की पावर 5, है ना। इसको आप लिखोगे और इजी करके तो ये हो जाएगा 243। इसका मल्टीप्लाई करो 5 दूना 10 यानी 810x। इसका आप गुणा करोगे, है ना, कितना आ जाएगा 7 चौको 28, यानी कि 108 जीरो, है ना।
1080 एक्स स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा, 9 यानी कि 720 एक्स क्यूब। उसका अगला क्या हो जाएगा, 16 × 25 = 80, 8 × 3 = 24, 240 एक्स की पावर 4 प्लस 32 एक्स की पावर 5। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6, है ना। पावर कितनी थी, 5 थी, 5 पावर थी, इसलिए टर्म कितने हैं, 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसकी पावर हमें निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम पावर 5 है तो 5c0, ए की जगह क्या है, x/3। एक चीज देखो यहाँ पे, अभी आपको मैंने बताया था कि जब a-b आ जाए, है ना, तो आप इसको पहले वाले को पूरा a मान लो, फिर b करके माइनस में ले लो उसको अंदर, जितना जो भी टर्म है उसको अंदर ले लो पूरा, है ना, उसको b मान। तो आप b क्या मानोगे, यहाँ पे b क्या मानोगे, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू मान लो x/3 हो गई, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x, और n की वैल्यू तो आपकी 5 है ही, है कि नहीं, n की वैल्यू आपकी 5 तो है ही। अब स्टार्ट करते हैं, NC0, a की पावर n यानी कि 5, b क्या है, -1/x की पावर 0 प्लस 5c1 x/3 की पावर 4 और -1/x की पावर 1। अगला क्या आ जाएगा, 5c2 x/3 की पावर 3 -1/x की पावर 2 प्लस 5c3 x/3 की पावर 2 और -1/x की पावर 3। देखो 3 2 5, है ना, सही जा रहा है अभी। 5c4 x/3 की पावर 1 और -1/x की पावर 4। अगला हो जाएगा 5c5 x/3 की पावर 0 -1/x की पावर 5। ठीक है, इसको इजी करो, तो 5 से 0 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 5 बाई 3 की पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 243, और इसकी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 5c1 यानी कि 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपान 3 की पावर 4 यानी कि 81, और ये हो जाएगा कि -1/x। ठीक है, 5c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, एक्स का क्यूब और 3 का 3 27, और इसका जब स्क्वायर आप करोगे -1/, का तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/x² बन जाएगा। 5c3 की वैल्यू 10, ये बनेगा x²/3 और ये माइनस में हो जाएगा -1/x³ है ना, ये -1/x³ प्लस 5c4 की वैल्यू 5x/3 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, तो इंटू 1/x की पावर 4, और इसका अगला टर्म हो जाएगा 5 1, इसकी पावर 0 1, और इसकी पावर 5 क्या हो जाएगी, -1/x की पावर 5। ठीक है, इसको और इजी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 5 अपान 243। ठीक है, अब ये देखो माइनस यहाँ पे है तो माइनस आएगा, 5/81 आ जाएगा, और ये बचेगा x³ है ना, एक x से यहाँ पे कट जाएगा एक x, यहाँ पे इसके बाद आएगा प्लस 10/27, x² से यहाँ पे एक 2x कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई है, 10/9 और ये 1/x, है ना, x नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, +5/3
और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/x का क्यूब, है ना, एक x यहाँ से हट जाएगा। फिर अगला -1/x की पावर 5। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। कितने पद आए? दो दो चार, दो छह, टोटल 6 पद। ठीक है, क्योंकि पावर 5 था। अब अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, स्टार्टिंग में इस चीज को देखा था कि 97 या 98 की पावर 5 रहे, तो इसका फॉर्मूला तो नहीं याद कर सकते हैं, है ना, और इसका मल्टीप्लाई कर करके निकालने में कितना लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूं, इसको 100 - 2 की पावर 5 करके बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इसको निकाल दूं, है ना। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से क्या हो जाएगा, 5c0 100 की पावर 5 -2 की पावर 0। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5c1 100 की पावर 4 -2 की पावर 1। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5c1 100 की पावर 3 -2 की पावर 2। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5c, यहाँ पे सॉरी 5c2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2। अगला हो जाएगा 5c3 100 की पावर 2 और -2 की पावर 3। अगला टर्म हो जाएगा 5c4 100 की पावर 1 -2 की पावर 4। अगला हो जाएगा 5c4 100 की पावर 0 और -2 की पावर 5। इसको इजी करो, इजी करोगे तो 100 की पावर 5 निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5। ओह सॉरी, 5 नहीं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10 हो गया ना, यानी कि 5 5 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखो -2 की पावर 1 है, यानी कि माइनस में आएगा, और यहाँ से 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसकी पावर 100 की पावर 4 का मतलब 10 की पावर 8, और 5 दूना 10, यानी कि 10 की पावर 9, है ना, 10 की पावर 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर 9, या फिर ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5c2 का वैल्यू कितना होता है, 5c2 का वैल्यू 10। तो 10 × यहाँ पे हो गया ये 10 की पावर 6, 10 × 10 की पावर 6 इंटू ये 4, प्लस 5c3 की वैल्यू 10 × 10 की पावर 4 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 5c4 की वैल्यू 5, यहाँ पे 100, और 2 की पावर 4 का वैल्यू 16, प्लस 2 की पावर 5 की वैल्यू -32। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक तरह से 10 है, -10 की पावर 9 है, प्लस 4 × 10 की पावर 7 है, -8 × 10 की पावर 5 है, प्लस 16 × 25 = 80, यानी 8 × 10 की पावर 3 है, -32, है ना। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9039207968। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतना। कैसे? आप तो सर कैलकुलेटर से निकाल दिए, वैसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे? यहां से आप क्या करो ना, 10 की पावर 9 कॉमन ले लो, 10 की पावर 9 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, 10 - 1 यानी कि 9। ठीक,
अगला एक्सप्रेशन क्या हो गया, 4 × 10⁻7। अब इसमें से क्या करो, 10⁻7 कॉमन ले लो। 10⁻7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 900 और +4 यानी कि 904। 904 अगला बचा 8 × 10⁻5। इसमें से क्या करो, 10⁻5 कॉमन ले लो। 10⁻5 कॉमन लोगे तो बचेगा 90400 -8। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻5 और इसको घटाओगे तो बचेगा 90 392, है ना। अब इसमें से क्या करोगे, इसको घटाओगे, वैसे ही कॉमन लेके फिर उसमें से इसको घटाओगे, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आप आंसर निकाल के इसको वेरीफाई कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है ना। जैसे अभी बताओ कि 1 की पावर मैंने 1 लाख लिख दिया, कितना होगा, 1 होगा। 1 की पावर 1 करोड़, 10 करोड़ लिख दिया, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। और यहाँ पे बोला 1.1 यानी 1 से 0.1 ज्यादा है और उसकी पावर 10,000 है। ठीक है, और बोला है 1,000, इन दोनों में बड़ा कौन। तो देख के तो लग रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए, देख के तो लग रहा है यही बड़ा होना चाहिए कि 1.1 कितना है, बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम निकाल के देखते हैं, है ना, इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, द्विपद प्रमेय का यूज करके। कैसे, 1.1 की पावर 10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ठीक है, अब बन गया a प्लस बी, है ना। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 0.1 हो गई, और n की वैल्यू क्या हो गई, 10,000 हो गई। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करो, NC0 मतलब 10,000 C0, a की पावर 10,000, b की पावर 0 प्लस 10,000 C1, एक की पावर, एक घटाओगे इसमें से तो 9,999, और 0.1 की पावर 1 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसकी अगर वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वो एक की पावर कितना भी लिख लो 1 होगा, 0.1 की पावर 0 ये भी 1 होगा, प्लस 10,000 C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 गुणे 1 की पावर 9999 का 1, और 0.1 की पावर 1 का हो जाएगा ये 1/10 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। अभी आगे तक ये चलता चला है। यहाँ पे आप देखो कि ये कट रहा है एक जीरो से, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1,000 प्लस अभी और कुछ है इसमें, इसको जोड़ के बनेगा 1001, 1,001 प्लस अभी और भी है इसमें। ठीक है, तो 1.1 की पावर 10,000 का वैल्यू तो 1,000 से बड़ा तो अभी हो गया, अभी इसमें और ऐड करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1,000 से बड़ी होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अतः 1.1 की पावर 10,000 संख्या संख्या 1,000 से बड़ी है। क्या है, बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है कि दिखाइए कि 9 की पावर n+1 -8n-9 जो है 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, 64 से विभाज्य है। तो अगर मैं बोलूं, मान लो कि 18 जो है 3 से विभाज्य है, 18 जो है 18 जो है वो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 में 3 का, 18 जो है 3 का गुणज होगा, 3 का मल्टीपल होगा, है ना, 3 छक्का 18। ठीक है, तो अगर वैसे ही अगर ये संख्या 64 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या जो होगी 64 का मल्टीपल होगी, यानी इसमें का एक गुणनखंड तो 64 होगा ही होगा, तभी ये इससे विभाज्य होगी, है कि नहीं। तो निकालते हैं इसको, क्या सच में ऐसा है क्या। ठीक है,
तो एक बात बताओ, इसमें मैं 9 की पावर n+1 जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+8 की पावर n+1। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1+8 की पावर जब n+1 का एक्सप्रेशन करूंगा तो इसमें 8 का जो होगा, 8 का मल्टीपल आएगा। तो 8 के मल्टीपल में क्या पता 64 भी आ जाए। 8 के मल्टीपल में 64 का मल्टीपल निकालना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको इसलिए 8 में बदल दिया, 1+8 में बदल दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फैलाता हूँ, विस्तार करता हूँ। तो a+b की पावर n+1। अब देखो n नहीं है, n की जगह n+1 है, तो स्टार्ट n+1 से होगा। तो n+1 c0, 1 की पावर 0, 1 × 8 की पावर, सॉरी 1 की पावर n+1 और 8 की पावर 0, प्लस n+1 c1, 1 की पावर n और 8 की पावर 1, प्लस n+1 c2 और 1 की पावर n-1, 8 की पावर 2, प्लस n+1 c3, 1 की पावर n-2 और 8 की पावर 3, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। अगर मैं n+1 c0 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, 1, 1 की पावर 1+1 1, 8 की पावर 0 1, n+1 c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। 1 की पावर n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और 8 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ठीक है। वैसे इसमें देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ रहा है, 8 का क्यूब आ रहा है, तो अगले में 8 की पावर 4 आएगा। तो इसमें अगर मैं 8 की पावर 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बच जाएगा n+1 c2। इसके बाद अगला बच जाएगा n+1 c3 × 8, प्लस ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। अब देखो 1 × 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। n+1 × 8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8n+8, प्लस ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, प्लस यहाँ बन जाएगा 1 n+1 c2 प्लस n+1 c3 8 प्लस डॉट 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 आगे तक। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसकी वैल्यू आ गई, 9 की पावर n+1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उस साइड ले जा रहा हूँ, है ना, लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले से है n+1। अब मैं इधर 8n लेके आया तो -8n, 8 एक एक 9 हो जाएगा, इसको लाया इधर 9, और यहाँ बचा 64 मल्टीप्लाई बाई ये बाकी सब जो लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। हाँ। और इसकी जो वैल्यू है वो 64 गुणे समथिंग है ना। यानी यहाँ देखो आप 64 का मल्टीपल आ गया। ठीक है। 64 का मल्टीपल आ गया, एक गुणनखंड आ गया कि ये इसका जो एक गुणनखंड है वो 64 है। लेकिन आप बोलोगे क्या सर, इसकी क्या गारंटी कि ये जो होगा वो इंटीजर होगा, ये जो होगा वो इंटीजर होगा। तो एक चीज आप याद रखो, जब आप पास्कल्स लॉ पढ़ रहे थे, सॉरी पास्कल ट्रायंगल देख रहे थे, तो वो कैसे आ रहा था, एक आ रहा था, फिर एक एक आ रहा था, अगला एक दो एक आ रहा था, एक तीन तीन एक आ रहा था। मतलब ये जो गुणनखंड क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट जो आ रहे थे, गुणक जो आ रहे थे, वो क्या आ रहे थे, वो इंटीजर आ रहे थे। तो ये जो n+1 c2 है, n+1 c3 है, ये सब क्या है, ये सब तो वही है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो ये पूरा टर्म ही इंटीजर आएगा, है ना। तो फ्रैक्शन इसमें आने का कोई चांस नहीं। तो इसलिए अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 64 का क्या है, मल्टीपल है। आपको दिख रहा है। अतः आप बोल सकते हो, अतः 9 की पावर n+1 -8n-9 जो है संख्या संख्या 64 से पूर्णतः विभाज्य है ना, से क्या है, विभाज्य है। ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका लिखा है कि द्विपद प्रमेय से प्रसार ज्ञात कीजिए।
तो अभी तक तो हमने द्विपद प्रमेय पढ़े, इसमें तो हमें दो से ज्यादा पद लग रहे हैं, एक दो तीन है, तीन पद ही आ गया। अब क्या करें, इसका कैसे करें? तो कोई बात नहीं, तीन पद है, इसको हम दो पद में बदल देते हैं। कैसे? देखो कैसे। इसको मैंने लिखा कि 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर को एक मान लिया, और दूसरा जो है, दूसरे को मैं बोल दिया कि प्लस -2ax प्लस 3a स्क्वायर इसकी पावर 3। अब बोल दिया कि ये वाला जो टर्म है वो a है, और ये वाला जो टर्म है वो क्या है, वो b है। अब इसका क्यूब निकालना है। तो हो गया दो द्विपदी व्यंजक। चलो अब निकालते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो एन सी जीरो से स्टार्ट होगा, ए की वैल्यू 3x स्क्वायर, इसकी पावर, यहाँ पे एन की जगह 3 है, इसकी पावर 3, और बी की पावर 0 होगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, 3c1 ए की पावर यानी 3x का स्क्वायर, इसकी पावर 1, और बी क्या है, -2ax प्लस 3a स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो गई, 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर 2 होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्या होगा, 3c2 3x स्क्वायर की पावर 1, और -2ax प्लस 3a स्क्वायर की पावर 2। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 3c3 3x स्क्वायर यानी जो a है उसकी पावर 0, और जो b है 2ax प्लस 3a स्क्वायर इसकी पावर 3। इसको सरल करते हैं, 3c0 की वैल्यू 1, और इसका क्यूब करके देखो तो 27x की पावर 6। ठीक है, अगला क्या रहा है, 3c1 यानी कि 3, और 3 3 के 9, x की पावर 4, और ब्रैकेट में -2ax प्लस 3a स्क्वायर। अगला क्या, 3c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2 है ना, यानी कि 3 आ जाएगी, और 3x स्क्वायर, और ये बच गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बोल सकते हैं। यहाँ इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो ना सीधे, a में ये पूरा मान लो ये, और b में ये मान लो, तो a का स्क्वायर मतलब बन जाएगा आपका -2ax का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणे a की वैल्यू -2ax, और b की वैल्यू, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है, ये बन जाएगा प्लस 3c2 का मतलब 3 × 3x स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर यानी -2ax का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab -2ax, b की वैल्यू 3a स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अगला टर्म क्या आ रहा है, ये वाला है ना, ये भी प्लस में है, प्लस 3c3 की वैल्यू 1, और ये भी 1 हो जाएगा, और इसकी पावर क्यूब है। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला याद याद होगा आपको, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर याद है तो क्या होता है, a का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 2ax का क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab -2ax
ए क्यूब प्लस 3 a² भी, सॉरी, ए क्यूब प्लस 3 a² भी प्लस 3 ab² प्लस 3 ab² प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब इसको आप खोलो तो ये आपका हो जाएगा कि 27x⁻6 प्लस 9 3 ये इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 27 दूना 54 और माइनस है तो माइनस में आ जाएगा -54 a x⁻5। 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 25 तिहाई 75 होता है, तो 27 तिहाई 81। तो यहाँ पे आपका आ गया, कहाँ गया, +81 a² x⁴। ठीक है, अब इसका देखो, 3 3 9 x², इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, तो 4 9 36 है ना, a² और यहाँ पे x² और ये x² x⁴। फिर इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा और 3 दूना 6 दूना 12 और 12 9 108 और a⁻³ और x⁻³ इसका जब करोगे तो 3 3 9 और a⁻4 हो जाएगा, बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 और a⁻4 हो जाएगा, x⁻2 हो जाएगा। इसका जब क्यूब करोगे तो माइनस में 8a³ x³। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा माइनस में 3 3 9 दूनी 18, 18 दूना 36 a⁻4 x² माइनस 3 दूना 36 18 a⁻3 x प्लस 3 3 9 3 27 a⁻6। ठीक है, आप इसको है ना, इसको लिखोगे आप, आ जाएगा 27x⁻6 माइनस 54 a x⁵ प्लस यहाँ पे देखो a² x⁴, ये दोनों सेम है, जोड़ दो इनको, 8 3 11 117 a² x⁴। ठीक है, a³ ये 8 8 16 यानी कि -116 a³ x³। ठीक है, प्लस ये 81 81 और 3 3 9 4 36, ये प्लस आएगा स्क्वायर में, तो 81 और 36 प्लस 117 a⁻4 x²। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे बचा क्या, 54 27 यहाँ पे ab² होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab², तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और 9 दूना 18 18 18 त्याई 54, तो यहाँ पे 18 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 54, तो यहाँ पे आ जाएगा -54 a³ x प्लस बचा क्या, 27 a⁻6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि T⁻r⁴ अगर r 0 से n तक है ना, समेशन ऑफ
3 की पावर आर एन सी आर, जहां पे आर जो है 0 से n तक है, इसकी जो वैल्यू है वो 4 की पावर n के बराबर है। तो इससे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो आर की वैल्यू अगर 0 डाला मैं, ठीक है, आर की वैल्यू अगर 0 डाला तो एन सी 0 3 की पावर 0, फिर एन सी 1 3 की पावर 1 प्लस एन सी 2 3 की पावर 2, और ऐसे ही चला जा रहा है एन सी एन 3 की पावर n तक। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो 1 प्लस 3 की पावर n का ही तो एक्सपेंशन है। 1 प्लस 3 की पावर n का ही तो एक्सपेंशन है। और 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। 1 प्लस 3 क्या है? 4, यानी कि 4 का पावर क्या है? ये एक्सपेंशन है। तो यहीं पे ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया 2 लाइन में। ठीक है, कुछ स्पेशल केस है, इसको देख लेते हैं। अगर कहीं ऐसा है कि ए एक्स प्लस वाई की पावर एन है और एक्स माइनस वाई की पावर एन है, और इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को क्या किया गया है? ऐड किया गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो? तो अपन इसको खोल के देखते हैं सबसे पहले, है ना, ए प्लस बी की पावर एन के फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा आपका एन सी 0 एक्स की पावर एन वाई की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई की पावर 2 प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर एन। ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? जहां जहां वाई है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, यानी कि एन सी 0 एक्स की पावर 1 माइनस वाई की पावर 0। ठीक है, प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई की जगह माइनस वाई की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई की जगह माइनस वाई की पावर 2 प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर 0 माइनस वाई की पावर एन। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये बताओ, ये y की पावर 0, ये 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एन सी, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों क्या है? समान है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें माइनस का चिन्ह आ जाए। तो जब ये दोनों ऐड होंगे ना तो ये दोनों कट जाए। ठीक है, ये नहीं कट रहे, है ना, क्योंकि इसमें इसमें भी देखो ये y की पावर 2 है, माइनस वाई की पावर 2 है, तो प्लस हो जाएगी, तो ये भी जुड़ जाएगा। इसका अगला टर्म कट जाएगा जिसकी पावर 3 होगी। वैसे ही y की पावर जब 5 आएगी तो वो वाला टर्म कट जाएगा क्योंकि वो माइनस आ जाएगा। तो आप देखें कि इसमें जो ऑड वाले टर्म है ना वो कट जा रहे हैं। ठीक है, जो ऑड वाले टर्म है वो क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। और ये वाले टर्म जो हो रहे हैं वो सेम ही है, तो 2 बार जुड़ रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स एन सी 0 एक्स की पावर एन। अगला टर्म क्या बन रहा है? एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई की पावर 2। अगला टर्म क्या बनेगा? एन सी 4 एक्स की पावर एन माइनस 4 और वाई की पावर 4, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्स प्लस वाई की पावर एन हो और एक्स माइनस वाई की पावर एन हो, दोनों को ऐड किया गया हो, तो आप सीधे लिख सकते हो। अगर ऐड किया गया है तो इसमें जो भी क्या बोलते हैं, सम वाले पद हैं, है ना, जिसमें आर की वैल्यू सम है, इवन है, उसको बस लिखना है। बाकी जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो दूना करके केवल सम वाला जो टर्म है उसको लिख लेना है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को अगर माइनस करते हैं, अगर इन दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो इस केस में क्या होगा? तो आप ऊपर ही देखो, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं बाहर माइनस का चिन्ह लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा कि जो जो प्लस है वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, मतलब बदल जाएगा। तो आप देखो कि अगर यहाँ पे माइनस आया तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो इस वाले टर्म से कट जाएगा। ये पहले से ही माइनस था, प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 टाइम्स। लेकिन जो आर की वैल्यू ऑड वाली है वो वाली बच रही, यानी कि एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई प्लस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 वाई क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब जिसमें आर की वैल्यू क्या है?
ऑड वाली है, ठीक है। इस केस में क्या है, ऑड वाली बच रही है, और इस केस में क्या है, इवन वाली बच रही है ना। तो इसको याद कर सकते हो ट्रिक की तरह, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि √3 प्लस √2 की पावर 6 है, माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6 है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू √2 है, और n की वैल्यू आपकी 6 हो गई, तो ये आपका हो गया, बन क्या गया, a प्लस बी की पावर 6। तो इसको एक्सपेंशन करो, सॉरी, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, इसका एक्सपेंशन करोगे आप तो बचेगा 6c0 a की पावर 6 b की पावर 0 प्लस 6c1 a की पावर 5 b प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 6c4 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस 6c5 a की पावर 1 b की पावर 5 प्लस 6c6 a की पावर 0 और b की पावर 5। ये तो प्लस वाला हुआ, माइनस वाला में क्या जाएगा, ये तो प्लस वाला हुआ, माइनस वाले में क्या जाएगा, जहां जहां b है b को माइनस कर दो, तो बचेगा 6c0 a की पावर 6 b की पावर 0 प्लस 6c1। एक चीज आप ध्यान, चलो लिखते हैं, पहले लिख दो पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, a की पावर 5 b की जगह माइनस b करना है, प्लस 6c2 a की पावर 4 b की जगह माइनस b की पावर 2 प्लस 6c3 a की पावर 3 b की जगह माइनस b की पावर 3 प्लस 6c4 a की पावर 2 b की जगह माइनस b की पावर 4 प्लस 6c5 a की पावर 1 b की जगह माइनस b की पावर 5 प्लस 6c6 माइनस b की पावर, सॉरी, माइनस b की पावर 6, यहाँ पे भी माइनस b की पावर 6 हो, हाँ b की पावर 6 होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ये जब एक्सप्रेशन, ये जो माइनस है, ये जब अंदर जाएगा, ये जब अंदर जाएगा, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस बी पहले से ही है ना, तो ये वाला टर्म माइनस में है, और ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों जुट जाएंगे, तो दोनों जुट के क्या बन गए, 6c1 a की पावर 5 b, ठीक है। वैसे ये जो अगला टर्म है वो क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस बी का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस में आएगा, बाहर से एक माइनस आएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या हो रहा है इसमें, वही इवन वाले क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, इसमें इवन वाले क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n है, और ये इनके बीच में माइनस का साइन है, तो और इवन वाले क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ऑड वाले बचते हैं, तो जितने भी ऑड वाले उनको एक साथ लिख दो, तो 6c1 a की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और b की पावर भी 3 प्लस 6c5 a की पावर 1 और b की पावर 5, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ, 6c1 की वैल्यू 6 a की पावर 5 b, 6c3 की वैल्यू कितनी होती है, 6c3 की वैल्यू 6 25 30, 6 5 4 3 से कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो 20 a क्यूब b क्यूब, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6c5 की वैल्यू
6 ए बी की पावर 5। ठीक है, अब इन सब में देखो ए बी है और दो 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 कॉमन मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि दो और ए बी कॉमन ले रहा है, यानी कि आ गया बाहर 4 ए बी, अंदर क्या बचा 3 ए की पावर 4 प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी की पावर 4। अब क्या करना है, अब ए और बी का मान इसमें पुट करो, है ना। ए और बी का मान रखने पर, मान रखने पर क्या आ जाएगा, 4 × ए की जगह √3, बी की जगह √2, 3 × √3 की पावर 4 प्लस 10 × √3 की पावर 2, √2 की पावर 2 प्लस 3 × √2 की पावर 4। तो इसको आप जब निकालोगे ना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√6, 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या है 9, और 9 3 27 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 60 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 2 9 8 1 9, 99 हो जाएगा। 99 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 9 चौक को 36, 9 चौक को 36 3 39। ठीक है, तो 396√6 ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे निकालना है इसका मान। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम वो फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था ना, है ना, कि प्लस करेंगे, है ना, प्लस करेंगे तो कौन सा बचता है, माइनस करेंगे तो कौन सा बचता है। तो यहाँ पे इसको मान लो ए और इस पूरे को मान लो बी। ठीक है, और इनके बीच में क्या है प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स, है ना। प्लस वाले में क्या होता है कि प्लस वाले में जो होता है वो इवन वाला बचता है, प्लस वाले में इवन वाला बचता है। तो इवन वाला मतलब NC0 बचेगा, NC0, तो ए की पावर n हो जाएगी और बी की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला टर्म कौन बचेगा NC2, ए स्क्वायर की पावर n-2, यहाँ पे जब 2 आता है तो यहाँ पे n-2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी e² - 1 और इसकी पावर 2। अगला टर्म कौन सा बचेगा NC4, NC4, और ए की पावर की जगह ए² की पावर 4 माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू दिया हुआ है, क्या ना, यहाँ पे n नहीं लिखना है। ठीक है, n की वैल्यू आपकी क्या है 4 है। ठीक है, 4 है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, सीधे आप लिख दो ना। 4C4, ए की पावर 0 और बी की पावर मतलब ए² - 1 इसकी पावर 4, है ना। ये क्योंकि इसके बीच में प्लस का सीन है तो इवन वाले टर्म बचेंगे, यानी इवन वाले 0 2 और 4, 4 से ज्यादा तो आगे जाएगा नहीं क्योंकि n की वैल्यू 4 ही है। इसको इजी करो तो ये हो जाएगा 4C0 की वैल्यू 1 यानी a², 4C2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 4C2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और a² का स्क्वायर यानी a की पावर 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा a² - 1। 4C4 की वैल्यू 1, ए की पावर 0 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका a² - 1 का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे बचेगा a² प्लस 6 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे ए की पावर 4 - 2 AB प्लस
वन। अब इसको अंदर, इसको यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ए की पावर यहाँ पे 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 2 ए की पावर 8 हो गया। ये क्या हो गया, 6 दूना 12, ए की पावर 6 हो गया। ये 4 और 4 मिल जाएंगे, 5 हो गया। 5 और 2 मल्टीप्लाई होगा, -10 ए की पावर 4 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर 2 दूना 4 ए स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो, कि प्लस वाले में इवन वाला बचता है, माइनस वाले में ऑड वाला बचता है, तो उससे आप डायरेक्ट जैसे निकाल सकते हो। लेकिन बोर्ड वगैरह एग्जाम में आपको विधिवत करना पड़ेगा पूरा, है ना, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें बस रहा इतना है। इससे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसमें जेई मेंस वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इतना ये केवल एनसीईआरटी के पैटर्न पे था, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा केवल उतना ही था, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।